साल 2014 के बाद से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया। अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने अपनी सत्ता गंवाई, कांग्रेस सिमटती चली गई, सिकुड़ती चली गई। लेकिन कांग्रेस को बचाना होगा अगर देश को बचाना है। ये लाइन कहते हुए आज कन्हैया कुमार सामने आए। ऐसा लगा कन्हैया कुमार कांग्रेस को बचाने आए हैं। तो क्या कन्हैया कुमार के सहारे कांग्रेस बचेगी? कन्हैया कुमार कांग्रेस को बचाएंगे? क्योंकि एक तरफ कन्हैया कांग्रेस को बचाने की बात कर रहे थे दिल्ली में, और दूसरी तरफ पंजाब में कुछ दूरी पर नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंच गए। सिद्धू के पक्ष में पंजाब सरकार में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेस बच कहां रही है और कन्हैया क्या कांग्रेस बचाएंगे? तो बात सपाट में आज बात सबसे पहले कांग्रेस की होगी। एक कहावत है, एक हाथ दे एक हाथ ले। आज कांग्रेस के साथ भी यही हुआ है। 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। पंजाब में जहां कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है, आज नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के पक्ष में पंजाब सरकार में 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली में पहुंच गए हैं। लेकिन बिहार में कांग्रेस को आमद हो गई। बिहार के कन्हैया ने सीपीआई छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस को बचाने की मुहिम शुरू करने की बात कही और कांग्रेस को बचाने की ठान ली। लेकिन यह स्थिति है कि एक हाथ दे एक हाथ ले कांग्रेस के साथ। एक तरफ तो कांग्रेस कोशिश करती है बनाने की, लेकिन दूसरी तरफ बिगड़ जाती है। तो लाल रंग का कुर्ता आज कन्हैया पहने थे जब कांग्रेस में शामिल होने पहुंचे, और लाल रंग का कुर्ता पहनकर लाल सलाम का नारा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कन्हैया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कन्हैया को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी नहीं आए। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कन्हैया का कांग्रेस में स्वागत किया। इस दौरान कन्हैया ने बताया कि वो कांग्रेस में शामिल क्यों हुए। कांग्रेस दफ्तर आने से पहले कन्हैया और राहुल गांधी शहीद भगत सिंह पार्क पहुंचे, जहां शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और एकजुटता की तस्वीर पेश करते नजर आए। पांच साल पहले जेएनयू कैंपस से लाल सलाम का नारा बुलंद करने वाले कन्हैया का अब लाल सलाम से मोह भंग हो गया है। सारे शिक्षक को लाल सलाम, सारे कर्मचारियों को लाल सलाम। लाल झंडा ढोने वाले कन्हैया अब कांग्रेस का झंडा ढोएंगे। अब कन्हैया हाथ में हंसियां नहीं, कांग्रेस का हाथ थाम कर चलेंगे। लाल रंग का कुर्ता पहने कन्हैया ने लाल सलाम का नारा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कन्हैया कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। राहुल गांधी ने कन्हैया को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी नहीं आए। केसी वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाला, बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कन्हैया का कांग्रेस में स्वागत किया। इस दौरान कन्हैया ने बताया कि वो कांग्रेस में शामिल क्यों हुए। चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर देकर के बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। ये अर्जेंसी का टाइम है, और इस अर्जेंसी के टाइम पे दीवार पे बैठ करके दायां जाएं कि बायां जाएं, ये मत सोचिए। जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो अवेलेबल चीजें होती हैं, आप उससे मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है। अगर कांग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों की आकांक्षाएं बचेंगी,
गांधी की मीमांसा बचेगी, भगत सिंह के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता का भारत का निर्माण संभव हो पाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं इस पार्टी से जुड़ा हूं। कांग्रेस दफ्तर आने से पहले कन्हैया और राहुल गांधी शहीद भगत सिंह पार्क पहुंचे, जहां शहीद भगत सिंह की जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। कन्हैया बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। कन्हैया कुमार 2015 में जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष बने। जेएनयू में लगे कथित देश विरोधी नारे को लेकर सुर्खियों में आए। 2019 में बेगूसराय से सीपीआई प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा। गिरिराज सिंह ने कन्हैया को 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। 2019 चुनाव के बाद से कन्हैया की सक्रियता कम होती गई। सीपीआई में पार्टी गतिविधियों में कन्हैया कम नजर आने लगे। अब कन्हैया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिहार के बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने से बिहार की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने जहां तंज कसते हुए कहा कि देश विरोधी नारे लगाने वालों के कांग्रेस में शामिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहीं कांग्रेस को विश्वास है कि कन्हैया के शामिल होने से कांग्रेस और मजबूत होगी। कुछ नहीं है, बिहार के बाहर जरूर उन्होंने राजनीति की है, एक चुनाव आके यहाँ लड़े हैं, लेकिन चुनाव लड़ने से राजनीतिक धरातल नहीं बनता है, राजनीतिक समर्थक नहीं बनते हैं। उनके जिस विचारधारा के साथ वो चुनाव लड़े थे, यदि उनको ताकत मिली होती तो आज वो उस विचारधारा में होते। आज उससे अलग क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं उस विचारधारा को भी वो कमजोर समझ रहे हैं और वह भी कमजोर हुए हैं। तो और अब जिस नाव की सवारी करने वो जा रहे हैं, वो तो नाव और डूबने वाली। प्रखर वक्ता हैं और अच्छे संगठन करता है और मैं उनमें काफ़ी प्रतिभा देखता हूँ। निश्चित तौर पे ऐसे युवा चेहरों के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी को भी लाभ होगा और गठबंधन को भी लाभ होगा बिहार में। दरअसल गुटबाजी से परेशान बिहार कांग्रेस पिछले 30 सालों से बिहार में अपने दम पर खड़ी नहीं हो पाई। जाहिर है युवा चेहरा कन्हैया को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस को उम्मीद है कि इसका फायदा बिहार में मिलेगा, लेकिन सवाल है कि क्या कन्हैया को लेकर तेजस्वी यादव सहज होंगे। दिल्ली से केशव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कन्हैया ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कांग्रेस की शान में खूब कसीरे गड़े। ऐसा लगा कि कांग्रेस को वो दिल से चाह रहे थे। इन 5 सालों में तो लाल सलाम वो यूं ही करते रहे। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है, कांग्रेस नहीं बची तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया ने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो महात्मा गांधी के सपनों को लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो भगत सिंह, नेहरू और कई महापुरुषों के सपनों को लेकर आगे चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कांग्रेस को आज बचाने की जरूरत है और हमें अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। इस दौरान अपनी पुरानी पार्टी सीपीआई को भी याद किया और धन्यवाद दिया और कहा कि मेरी पुरानी पार्टी ने लड़ना सिखाया। इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो सोच है, उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। तो हमने ये चुनाव किया है। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर देकर बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कि आज इस देश को भगत सिंह की वीरता की जरूरत है, भगत सिंह के साहस की जरूरत है। आज इस देश को अंबेडकर की समानता की जरूरत है, और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है। गांधी जब कहते हैं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, ये गांधी की एकता है। लोग कह रहे हैं
विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। इसीलिए देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, मैं कोई गुनागणित नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोकसभा में 545 सीट हैं, 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है, लेकिन जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बचेगी। इसीलिए और मैं जब यहां बैठा हुआ हूं, मेरे इतिहास को तो समझिए, कांग्रेस बड़ी जहाज लेकिन डूबने वाली है और इसलिए बचाने की जरूरत है। तो क्या कन्हैया बचाएंगे कांग्रेस? सवाल यही है, क्योंकि बार बार कन्हैया इसी पर जोर देते रहे। तारीफ तो खूब की कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस को बचाने पर जोर देते रहे। तो क्या कन्हैया के भरोसे अब कांग्रेस बचेगी? यह सवाल इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बिहार से है कन्हैया, और जिस बिहार से कांग्रेस पिछले 30 सालों से सियासी जमीन सिकुड़ गई है, खत्म होने की कगार पर पहुंच गई, उस बिहार कांग्रेस से ही कन्हैया को कांग्रेस को बचाने की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि देख लीजिए कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 30 सालों में क्या रहा। कांग्रेस पिछले 30 सालों में लगातार सिकुड़ती गई, लगातार उसकी ताकत कम होती गई। 30 सालों से बिहार में कांग्रेस की जड़ें कमजोर होती गई और पिछले जो मुख्यमंत्री, आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र थे, उसके बाद कोई कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं। आरजेडी के सहारे ही बिहार में कांग्रेस का वजूद टिका हुआ है, जो कुछ भी वजूद बचा है। पिछले 5 विधानसभा चुनाव को देख लीजिए तो फरवरी 2005 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिली। सबसे बुरा प्रदर्शन तो 2010 के विधानसभा चुनाव में हुआ, कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली। 2015 विधानसभा चुनाव में जरूर लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ आए, महागठबंधन मजबूत हुआ तो कांग्रेस को 27 सीटें मिल गई। और ये कांग्रेस की बूते नहीं, ये माना गया कि लालू नीतीश एक साथ आने का फायदा मिला। और 2020 विधानसभा चुनाव में महज 19 सीटें ही जीत सकी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2019 में 1 सीट कांग्रेस को सिर्फ मिली। तो इसलिए सवाल है कि जिस कांग्रेस को बचाने की बात कन्हैया कर रहे हैं, उस कांग्रेस को बचाने की कोशिश तब तो बिहार से ही होनी चाहिए। तो क्या बिहार कांग्रेस का चेहरा बनकर आएंगे कन्हैया? बिहार कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे कन्हैया और बिहार कांग्रेस को बचाएंगे? और अगर बिहार में कांग्रेस की जड़ें मजबूत करते हैं कन्हैया, तो फिर तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तेजस्वी यादव आरजेडी और कांग्रेस अभी गठबंधन में है, तो क्या तेजस्वी यादव कन्हैया को लेकर सहज होंगे, साथ होंगे? क्योंकि अब तक तो गठबंधन में होते हुए भी एक साथ एक मंच साझा करते नजर नहीं आए। 2019 लोकसभा चुनाव में भी बेगूसराय में कन्हैया उतरे, लेकिन वहां भी आरजेडी ने तनवीर हसन को उतार दिया था। इसलिए तेजस्वी यादव क्या सहज होंगे कन्हैया को लेकर, यह बड़ा सवाल है। तो आने वाले दिनों में कन्हैया को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो सकती है और बिहार में कांग्रेस के लिए सामने चुनौती कन्हैया के रूप में भी है और कन्हैया के रूप में उम्मीद भी है। आगे बढ़ते हैं। चुनौती कांग्रेस के सामने आरजेडी से निपटने की भी है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि 2 सीटें ही, अभी 2 सीटों पर ही उपचुनाव होगा। उपचुनाव की घोषणा हो गई है। बिहार विधानसभा के लिए 2 स्थानों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने उपचुनाव की घोषणा कर दी है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए 30 अक्टूबर को चुनाव कराए जाएंगे। इस चुनाव के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी। साथ ही 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि 13 अक्टूबर है। साथ ही 2 नवंबर को दोनों सीटों के लिए वोटिंग की गिनती का काम किया जाएगा। 2020 विधानसभा चुनाव में यहां से शशिभूषण हजारी कुशेश्वर स्थान से जीते थे
और तारापुर से मेवालाल चौधरी, दोनों के निधन के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। उपचुनाव की तारीख आपको बता देते हैं। 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है, तारीखों की घोषणा कर दी है, लेकिन इसी के साथ सियासत भी गर्म हो गई है। जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि क्या यहां पर समीकरण है और इस समीकरण को समझिए कि कैसे चुनाव आयोग की घोषणा के बाद से ही यहां पर नूरा कुश्ती शुरू हो गई, आपस में ही गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई, महागठबंधन में तकरार शुरू हो गई है। 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा के बाद महागठबंधन में दावों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ जहां आरजेडी दोनों सीटों यानी कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव लड़ने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ से कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कुशेश्वर स्थान पर कांग्रेस पहले चुनाव लड़ती रही है, लिहाजा इस बार भी कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी। दोनों सीटों पर महागठबंधन कैसे जीते, इसके लिए प्रयास करेगी। बेहतर होगा कि राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर लड़े, लेकिन ये बात का अंतिम फैसला सभी महागठबंधन दलों का नेतृत्व बैठ करके तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि महागठबंधन की जीत हो और ये दोनों सीट हम जीतते हैं, तो फिर हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे। और जब 2 उपचुनाव के सीट हमारी झोली में महागठबंधन की आती है, तो बिहार की राजनीति की करवट बदलेगी, दशा और दिशा। कुशेश्वर स्थान पर क्लेम बनता है और हमारे वरिष्ठ नेता श्री अशोक राम जी वहाँ पिछले बार भी चुनाव लड़े थे और कुछ कम वोटों के अंतर से वो हार गए थे, तो ट्रेडिशनली वो हमारा सीट बनता है। और मैं समझता हूँ दोनों पार्टी के नेता बैठेंगे और इसका निपटारा कर लेंगे। यह कोई विवाद का विषय नहीं बनेगा। आरजेडी तारापुर लड़ लेगी, कांग्रेस कुशेश्वर स्थान लड़ लेगी, लेकिन उसके बावजूद जब दोनों दलों के नेतृत्व में बैठक होगी इन 2 सीट के उपचुनाव को लेकर, इसका समाधान। ये महागठबंधन की बात था। एनडीए में भी हलचल तेज है उपचुनाव को लेकर, ये लेकिन यहां पर सीटों को लेकर जिच नहीं है। बीजेपी के नेता और विधायक संजय सरावगी ने दोनों सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। संजय सरावगी ने दावा करते हुए कहा कि दोनों सीट एनडीए का है, इसलिए एनडीए के प्रत्याशी पिछली बार से ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। दोनों सीटों पर जेडीयू के ही विधायक रहे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के दोनों सीट जेडीयू के हैं और दोनों सीटों पर वो जीत दर्ज करेंगे। दोनों मेरा सीट जीता हुआ है। आपको मालूम है कि जो तारापुर है विधानसभा और जो यहाँ कुशेश्वर स्थान, दोनों मेरा सीट जीता हुआ है पूर्व का, और आज भी हम वहां चुनाव जीतेंगे। पूरे मजबूती के साथ हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव जीतेंगे। टेस्ट क्या है ये आप समझ लीजिए। पार्टी जो परिणाम आया विगत चुनाव में, उस परिणाम को पार्टी ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, अवसर में बदलने का संकल्प लिया है, और निश्चित आने वाला जो समय है वो जनता दल यूनाइटेड का है। देखिए, हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस पर आप अपना स्टैंड साफ कर दिया। ये हमारे पार्टी का पूर्व से ही मांग है, जातीय जनगणना होना चाहिए। और हम लोग, कोई लोग अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए, हम लोग काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं ना। अगला लोग जो है, जो कुछ लोग हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, वो लोग अपना राजनीतिक चमकाने में लगे हुए हैं और उस पर वो बयान करते हैं, उस तरह बयानबाजी करते हैं। हम लोग काम करते हैं। देखिएगा कि जो हमारा माननीय नेता अपना स्टैंड साफ कर दिए हैं, निश्चित रूप से ये हमारा पहले से। स्थान और तारापुर में दोनों माननीय विधायक का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके कारण यह उपचुनाव झेलना पड़ रहा है। दोनों सीट पर ही एनडीए जीती थी पिछले चुनाव में, और इस बार भी एनडीए ही जीतेगी। और एनडीए और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार है, इसलिए कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हमेशा कार्यक्रम करते हैं, जनता के बीच रहते हैं, और जिस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार और तारकिशोर जी की एनडीए की सरकार हो, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जीतने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और तैयारी की कोई लेकिन इन दोनों सीटों का समीकरण क्या कहता है, ये भी जरा देख लेते हैं। दोनों सीटों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर होनी है। आरजेडी और जेडीयू की बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है।
ये इसलिए भी क्योंकि पिछले चुनाव में दोनों सीटों पर कड़ी टक्कर हुई थी। ये दोनों सीटों पर उपचुनाव नीतीश सरकार के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन सकता है। तारापुर विधानसभा सीट पर भी कड़ी टक्कर, कांटे की टक्कर हुई थी 2020 विधानसभा चुनाव में। तारापुर में जेडीयू की जीत का अंतर मात्र 7,225 था। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 7,225 वोटों से ही सिर्फ जेडीयू को जीत मिली थी और आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। तारापुर में यादव और कुशवाहा मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, ज्यादा असर डालते हैं। मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, रविदास और पासवान की भी संख्या अच्छी है। कुशेश्वर स्थान सीट पर जेडीयू के शशिभूषण हजारी जीते थे, जिनके निधन से यह सीट खाली हुई। कांग्रेस के डॉक्टर अशोक कुमार को हराया था, लेकिन यहां भी कुशेश्वर स्थान पर भी 2020 विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर हुई थी और यहां भी जीत का अंतर बहुत ही कम था, मात्र 7,222 वोट। मात्र 7,222 वोटों से यहां जेडीयू को जीत मिली थी। इसलिए भी कह सकते हैं कि दोनों सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की सीधी टक्कर है या महागठबंधन और एनडीए की सीधी टक्कर है और प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अगर ये दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जाती है तो जाहिर है नीतीश सरकार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। अगर नीतीश सरकार, जेडीयू ये दोनों सीट जीत लेती है तो नीतीश सरकार पर एक बार फिर से विश्वास की बात पर मुहर लगेगी। इन सब के बीच जेडीयू रणनीति लगातार बना रही है। यूपी चुनाव को लेकर भी जेडीयू की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद थे। बैठक में आरसीपी सिंह को उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन के लिए अधिकृत करने का फैसला लिया गया। आरसीपी सिंह इस चुनाव के लिए बीजेपी आलाकमान से गठबंधन को लेकर बातचीत करेंगे। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चा हुई और इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की टीम, नई टीम बन गई है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी है। नई लिस्ट के मुताबिक हर्षवर्धन सिंह और मोहम्मद अली अशरफ फातमी को पार्टी का नया राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। साथ ही संजय झा को फिर से महासचिव बनाया गया है। पार्टी द्वारा घोषित पदाधिकारियों की सूची में बाकी सभी नाम वही हैं जो पहले थे। हर्षवर्धन सिंह पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, जो चुनाव से पहले जेडीयू में आ गए थे। हर्षवर्धन सिंह को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए जाने के साथ ही गोवा का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। साथ ही मीडिया और दिल्ली स्थित मुख्यालय के भी प्रभारी होंगे। और चलिए आज इसी के साथ बात सपाट में बस इतना ही। कल फिर होगी बात सपाट में मुलाकात कुछ और अहम खबरों के साथ, लेकिन किसी का एजेंडा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं। आप देख रहे थे बात सपाट। नमस्कार।